प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 10 नागरिक शास्त्र पढ़ रहे हैं। दूसरा चैप्टर संघवाद है। आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे संघवाद क्या है। संघवाद क्या है। अब आपको बता दें कि पिछले अध्याय में हम लोगों ने सत्ता की साझेदारी पढ़ी। सत्ता की साझेदारी में हमने बातें की बेल्जियम और श्रीलंका के संदर्भ में, और हमने देखा कि सत्ता का किस तरीके से विभिन्न स्तरों में विभाजन करके बेल्जियम ने अपने देश को टूटने से बचा लिया। वहीं श्रीलंका की बात करें तो वहां पर ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिली। एक तरीके से वहां पर एकात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी, इसलिए वहां पर गृह युद्ध की आशंका बनने लगी थी। तो सबसे पहले हम संघवाद क्या है तो आइए जाने संघवाद क्या है। ये विभिन्न इकाइयों के समूह, जैसे एक संघ है, ये केंद्र है और इसमें अनेक इकाइयां हैं, और इन इकाइयों के समूह को संघ कहते हैं, जिसका सिंपल सा अर्थ ये होता है कि शासन सत्ता का विभिन्न स्तरों में बंटवारा कर दिया जाए। यदि विभिन्न स्तरों में शासन शक्ति का बंटवारा कर दे तो यह व्यवस्था संघवाद कहलाता है। यह व्यवस्था संघात्मक शासन व्यवस्था कहलाता है। अब इस संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में हमें जानना है। तो हमने बात की, जब सत्ता की साझेदारी देख रहे थे तो वहां पर हमने देखा कि शासन सत्ता को जब वर्टिकल ऊर्ध्वाधर तरीके से हमने विभिन्न स्तरों में बांट दिया, तो सामान्यतः दो स्तरों में बांट दिया जाता है। एक केंद्र जिसे संघ कहते हैं, दूसरा प्रांत जिसे इकाई कहते हैं। भारत के संदर्भ में बात करें तो हमारे पहले ही अनुच्छेद में ये बातें कही गई है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी सत्ता का विभाजन केंद्र और प्रांत के बीच में कर देना ही क्या है, संघवाद है। यही संघात्मक शासन व्यवस्था कहलाता है। ठीक है। अब इन प्रांतों को या तो राज्य या तो इकाई भी हम कह सकते हैं। अब हम आइए देखें इस संघवाद की क्या विशेषता है। तो इसकी विशेषता की बात कर लें। अब देखिए, किसी भी संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं। संघवाद के लिए कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं और उन विशेषताओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहली विशेषता ये होगी कि सत्ता यानी शासन या सत्ता शक्ति का कई स्तरों में बंटवारा, यानी विभिन्न सत्ता का विभिन्न स्तरों में बंटवारा, विभिन्न स्तरों में बंटवारा सबसे प्रमुख बात तो ये हो गई। अब ये बंटवारा विभिन्न स्तर का मतलब है केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य। और एक तीसरा, अगर हम देखें राज्य की शक्तियों का अगर बंटवारा की बात कर लें तो इसी के अधीन नीचे जो आ जाएगा वह स्थानीय एवं नगरीय शासन, स्थानीय एवं नगरीय शासन। तो ये तो विभिन्न स्तरों में एक बंटवारा हो गया, ये बातें आ गई। एक विशेषता ये हो गया। अब दूसरी विशेषता की बात कर लें। दूसरी विशेषता की बात करें तो हम देखते हैं कि ये जो स्तर है, केंद्र है और राज्य है, ये दोनों एक ही नागरिक समूह पर शासन करते हैं, लेकिन इनका क्षेत्र चाहे वो राजस्व का हो चाहे वह कुछ भी हो, तो इनका क्षेत्र जो है अलग होता है, इनका क्षेत्र विशेष जो है वो अलग होता है, लेकिन यह दोनों ही एक ही नागरिक समूह पर शासन करते हैं, एक ही नागरिक समूह पर शासन करते हैं, नागरिक समूह पर
शासन करते हैं। तीसरी बात देख लें। अब हमने शासन सत्ता का स्तरों में बंटवारा किया केंद्र और राज्यों के बीच में। अब यह बंटवारा कैसे होगा, इसके लिए एक लिखित संविधान का होना जरूरी है, जिसके माध्यम से शासन शक्ति का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच में कर दिया जाए। तो एक लिखित संविधान अनिवार्य है, लिखित संविधान अनिवार्य है। अगली बात देखते हैं, चौथा पॉइंट। अब सत्ता का बंटवारा एक लिखित संविधान के माध्यम से हो गया। अब अक्सर देखने को यह मिलती है कि अब इनके अधिकार क्षेत्र और कार्य क्षेत्र का भी बंटवारा इससे लिखित संविधान के द्वारा हो गया। लेकिन अक्सर ये बातें देखने को मिलती है कि राज्यों और केंद्र के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। अब जब अधिकार क्षेत्रों में हस्तक्षेप की बात आती है और विवाद की स्थिति उत्पन्न होने लगती है, तब उसका निपटारा करने के लिए एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का होना जरूरी है। तो चौथी जो पॉइंट आपकी आ जाएगी, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, निष्पक्ष न्यायपालिका, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय शामिल होंगे। जब भी केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी तो उसका समाधान स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के द्वारा होता है। एक बात ये हो गई। अगली बात अगर देखें तो हम देखते हैं कि जहां संघवाद होता है, जहां संघात्मक शासन व्यवस्था की नीति अपनाई जाती है, वहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है। तो यहां पर हम लिख लें दोहरी नागरिकता। लेकिन यहां पर एक अपवाद ये भी है कि यह दोहरी नागरिकता सभी संघात्मक शासन व्यवस्था वाले राज्यों में नहीं पाए जाते हैं। जैसे भारत की बात करें तो भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, यहाँ पर इकहरी एकल नागरिकता का प्रावधान है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो वहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो एक बात ये हो गई। अगली बातें देख लेते हैं कि अब इनके जो कार्य क्षेत्र हैं, ये राजस्व अपने क्षेत्र में वसूली करेंगे। इनके राजस्व के स्रोत जो हैं अलग अलग होते हैं, यानी इनका जो राजस्व का स्रोत है वह बिल्कुल अलग है। केंद्र सरकार का राजस्व का स्रोत अलग होता है, वहीं पर राज्य सरकार के राजस्व का स्रोत अलग होता है। तो राजस्व के स्रोत जो हैं वह अलग यानी पृथक होते हैं। राजस्व के स्रोत अलग या पृथक होते हैं। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण अगर विशेषता में बात कर ली जाए तो यह है कि जहां संघवाद है, जहां संघात्मक शासन व्यवस्था की नीति अपनाई गई है, वहां पर सभी इकाई या राज्य जो हैं एक संप्रभुता को जोड़ते हैं, एक सर्वोच्च शक्ति को जोड़ते हैं, एक राष्ट्र की एकता के लिए प्रयास करते हैं। वहीं साथ ही साथ वह अपनी क्षेत्रीय विविधता का भी सम्मान करते हैं। ठीक है। तो राष्ट्र की एकता और क्षेत्रीय विविधता का सम्मान भी एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जा सकती है। ये क्या है? ये संघवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है। तो यहां पर हमने बात कर लिया संघवाद की प्रमुख विशेषताएं। यदि किसी राज्य की शासन में ऐसी व्यवस्थाएं पाई जाती है तो ये संघात्मक शासन की व्यवस्था वाला देश कहलाएगा, संघवाद कहलाएगा। इसके विपरीत, इसके बिल्कुल उलट एक और शासन व्यवस्था प्रचलित होती है जिसे कहते हैं एकात्मक। क्या कहते हैं? एकात्मक। हालांकि इस एकात्मक शासन व्यवस्था को आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है, फिर भी जब संघात्मक की बात कर लिया हमने, संघवाद की बात कर ली हमने, तो यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था की भी एक बार बात कर लें कि इसमें
कौन सी ऐसी विशेषताएं होती हैं जो ठीक इनकी उल्टी होती हैं। तो देख ले, यहाँ पर शासन शक्ति जो है यह विभिन्न स्तरों में इसका बंटवारा हुआ है संघवाद में। तो वहीं एकात्मक शासन में जो प्रमुख शक्ति है केवल एक केंद्र में होती है। यहाँ शासन शक्ति का स्तरों में बंटवारा नहीं होता है, यानी एक केंद्रीय शक्ति होती है और उसी के अधीन सारी इकाइयां कार्य करती है। और जब एक केंद्रीय अधीन शक्ति होगी तो वही एक नागरिक समूह पर अपना शासन करती है। यहाँ पर कोई प्रांतीय और इकाई शासन नहीं करती है। लिखित संविधान का भी होना एकात्मक शासन व्यवस्था के लिए जरूरी नहीं है। जैसे हम इंग्लैंड की बात कर लें तो इंग्लैंड एक एकात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है जहां लिखित संविधान नहीं है, तो इसके लिए लिखित संविधान होना जरूरी नहीं है। दोहरी नागरिकता की बात कर लें तो एकात्मक शासन व्यवस्था के लिए दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, केवल एकल नागरिकता का ही प्रावधान है। स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका की बात कर लें तो जब एकात्मक में संपूर्ण शक्तियां केंद्र के पास ही निहित है और सत्ता का विभाजन विभिन्न स्तरों में नहीं हुआ है, राज्य और इकाइयों में नहीं हुआ है, तो यहाँ पर विवाद होने की स्थिति ही पैदा नहीं होती है जिसका निपटारा स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के द्वारा कराया जाए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कोई बातें शामिल नहीं है। फिर आगे देखते हैं, राजस्व के स्रोत पृथक अलग अलग संघात्मक शासन व्यवस्था में है। एकात्मक शासन में राजस्व के स्रोत केवल केंद्र सरकार, केवल एकात्मक सरकार के ही पास होता है, कोई इकाई के पास ऐसी शक्तियां नहीं होती है। तो ये हमने यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें संघात्मक की थी और उसके विपरीत जो एकात्मक शासन व्यवस्था होती है उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर ली। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि संघवाद क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, और यदि संघात्मक और एकात्मक की तुलना की जाए या उनका अंतर किया जाए तो हमने एकात्मक शासन व्यवस्था की भी विशेषताओं की बात कर ली। तो यहाँ से आप तुलना और अंतर निकाल सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि ये संघवाद या संघात्मक व्यवस्था आया कैसे, किस तरीके से ऐसी नीतियां अपनाने की जरूरत पड़ी। तो संघवाद या संघात्मक व्यवस्था को अपनाने के सामान्यतः तरीके दो प्रकार के हैं, यानी जो संघवाद है, ठीक है, इसको अपनाने के दो तरीके हैं। अब इन दो तरीकों के बारे में हम अलग अलग करके चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे, देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाने के लिए कोई एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तैयार होती है। अब इन दो तरीकों की बात कर लें तो पहले तरीका की पहले बात करते हैं। पहला तरीका ये है, जब कई छोटे छोटे स्वतंत्र राष्ट्र एक होकर के एक संघ का निर्माण कर ले। जैसे एक ये छोटा राष्ट्र है जो स्वतंत्र राष्ट्र है, एक ये छोटा स्वतंत्र राष्ट्र है, ये है, ये है, ये है, ये है, यानी कई स्वतंत्र राष्ट्र, दो या उससे अधिक स्वतंत्र राष्ट्र एक होकर के एक के संघ का निर्माण कर लें तो वहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था की नीति अपनाई जाती है। अब इस प्रकार की व्यवस्था में ये बातें होती है कि ये इकाई सारे स्वतंत्र इकाई हैं और इन इकाइयों ने अपनी संप्रभुता को एक साथ जोड़ दिया है। संप्रभुता को एक साथ, यानी संप्रभुता मतलब सर्वोच्च शक्ति, यानी एक साथ जोड़ दिया है। और वहीं दूसरी ओर बात करें तो इन्होंने अपनी क्षेत्रीय विविधता का भी ख्याल रखा है और उस पर इनका पूरी तरीके से अख्तियार है। तो ये एक तरीका है। अब इस तरीके में बात ये आती है कि जो केंद्र, जो संघ के पास शक्ति है उसकी तुलना में, संघ की शक्ति की तुलना में इन इकाइयों के पास अधिक शक्तियां होती हैं। संघ की तुलना में इन इकाइयों के पास अधिक शक्तियां होती हैं। एक बात ये आ गई। दूसरी बात ये है
इन सारे इकाई, दो या उससे अधिक इकाई हैं, जितने भी इकाई हैं, इन सारे इकाइयों को समान अधिकार प्राप्त है, एक बराबर अधिकार है। ऐसा नहीं है कि एक इकाई को अधिक है दूसरी इकाई को कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सभी को समान अधिकार है। लेकिन केंद्र सरकार की जो शक्तियां हैं उनकी तुलना में इनके पास अधिक शक्तियां हैं और ये स्वतंत्र राष्ट्र एक साथ मिल करके एक संघ का इकाई का निर्माण किए हुए हैं। अब ऐसी व्यवस्था को अपनाने वाले कौन कौन से देश हैं? तो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। दूसरा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। तीसरा स्विट्जरलैंड है आदि। ये स्वतंत्र राष्ट्र एक होकर के संघात्मक शासन व्यवस्था और संघवाद को इन्होंने अपनाया है। तो ये तो एक पहला तरीका हो गया। अब हम आते हैं दूसरे तरीके पे कि संघवाद को किस तरीके से अपनाया गया। तो दूसरा तरीका देख लेते हैं बच्चों। अब दूसरा तरीका यह है कि जब कोई विशाल राष्ट्र हो, राज्य हो, बड़ा राज्य हो, जरूरी नहीं है बड़ा, छोटा भी हो सकता है, जिस राज्य राष्ट्र में बहुत सारी विविधताएं हों, जब आंतरिक विविधताएं बढ़ जाती हों तो इन विविधताओं के मद्देनजर, इन विविधताओं को देखते हुए संघवाद की नीति को अपनाना जरूरी पड़ जाता है। जैसे पीछे हमने बेल्जियम की बातें की और श्रीलंका ने नहीं किया तो उसका अंजाम देखा आपने, गृह युद्ध की ओर चला गया। वहीं बेल्जियम ने किया तो वह अपने देश को टूटने से बचा लिया। तो जहां पर आंतरिक विविधता अधिक पाई जाती है तो वहां पर संघवाद की नीति अपनाई जाती है। अब यहाँ पर एक विशाल या कोई भी राष्ट्र है जहां पर अनेक धर्म के लोग रहते हों, अनेक जाति के लोग रहते हों, अनेक भाषाई समूह के लोग रहते हों, यानी हर तरीके से विविधताएं पाई जाती हों, और इन सभी को संतुष्ट करने के लिए, इन सभी समूह को, सभी विविधताओं को संतुष्ट करने के लिए इस संघ को अनेक राज्यों में बांट दिया जाता है। ठीक है, अनेक राज्यों में इस संघ को बांट दिया जाता है और इस संघ को बांट करके एक संघवाद की नीति अपना ली जाती है। ठीक है ना। अब जैसे बात करें, हमने पहले तरीके में देखा कि केंद्र सरकार की तुलना में राज्य सरकार अधिक शक्तिशाली थी और सभी राज्यों को समान अधिकार प्राप्त थे। लेकिन यहाँ थोड़ा इसके विपरीत है। अब ये एक संघ है और इसमें अनेक इकाइयां हैं। इन इकाइयों को समान अधिकार प्राप्त होना जरूरी नहीं है। ये इकाई को जितना अधिकार है तो जरूरी नहीं है कि इस इकाई को भी उतना ही अधिकार प्राप्त हो। ठीक है ना। यहाँ पर कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त हो सकते हैं। अगर दूसरी बात करें तो केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार की तुलना में अधिक शक्तियां होती हैं। अब इस प्रकार के कहां-कहां संघवाद हैं तो पहला देख लेते हैं भारत, दूसरा देखते हैं बेल्जियम, तीसरा देखते हैं स्पेन। इन देशों में इस प्रकार की संघवाद पाई जाती है जहां राज्य की शक्तियां केंद्र की तुलना में कम होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देख लिया और इनके पास समान अधिकार भी नहीं होते हैं। जैसे भारत में देखें तो कुछ राज्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है आर्टिकल अनुच्छेद 370 और 71 के अनुसार। हालांकि कश्मीर में अभी संशोधन हुआ है, कश्मीर के विशेषाधिकार को थोड़ा सा कम किया गया है और पर्वतीय क्षेत्रों के नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। सभी राज्यों की स्थिति समान नहीं है। तो आपने यहाँ पर संघवाद के जो अपनाने के तरीके थे दो, उससे भी आपने अध्ययन कर लिया और संघवाद की विशेषताएं भी हो गई, एकात्मक और संघात्मक की तुलना भी हो गई। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। आगे भारत में संघवाद कैसे है, किस प्रकार का है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम वीडियो समाप्त कर रहे हैं। शुक्रिया।